अगर आप अमेरिका में रहकर काम कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेसिडेंसी के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। अमेरिका में इंडियन वर्कर्स के लिए ग्रीन कार्ड पाने की पूरी प्रक्रिया बेहद लंबी होती जा रही है। ऐसे में एप्लीकेंट्स की शुरुआत करने से पहले एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड मुख्य श्रेणियों यानी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, प्रायोरिटी डेट्स और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस से जुड़े जरूरी सवालों और नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है। यूएससीआईएस के नियमों के अनुसार तीन मेन कैटेगरीज हैं, EB1, EB2 और EB3। EB1 श्रेणी प्रायोरिटी वर्कर्स के लिए होती है जिसमें असाधारण क्षमता वाले लोग और जो वहाँ पर रिसर्च के या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के सीनियर मैनेजर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं इस कैटेगरी में। EB2 श्रेणी उन कैटेगरीज के लिए है जिनके पास एडवांस डिग्री है और इसी में नेशनल इंटरेस्ट वेवियर यानी NIW का रास्ता भी आता है। तो वही तीसरी कैटेगरी है EB3 स्किल्ड वर्कर, प्रोफेशनल और अन्य समान कार्यकर्ताओं के लिए बनी है। H1B वीजा पर काम कर रहे इंडियन अपनी योग्यता और नौकरी के हिसाब से इन कैटेगरीज का चुनाव कर सकते हैं। अब एक बड़ा भ्रम ये रहता है कि ग्रीन कार्ड के लिए हमेशा एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप यानी किसी कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। हर मामले में ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि EB2 और EB3 कैटेगरीज में कुछ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप और लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां बिना जॉब ऑफर या बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि EB2 की श्रेणी के तहत नेशनल इंटरेस्ट वेवियर हासिल करने वाले आवेदकों और EB1 श्रेणी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरी के तहत आने वाले आवेदक बिना किसी कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप को खुद अपने लिए चुन सकते हैं, आवेदन पेश कर सकते हैं। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रायोरिटी डेट और इसकी इम्पोर्टेंस। जब आपकी कंपनी लेबर सर्टिफिकेशन दाखिल करती है या सीधे I-140 याचिका यूएससीआईएस में एक्सेप्ट होती है तो उस दिन की तारीख आपकी प्रायोरिटी डेट बन जाती है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए ये तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट मायने रखती है क्योंकि अमेरिका में हर देश के हिसाब से वीज़ा की सालाना लिमिट तय होती है। भारत के एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण भारी बैकलॉग होता है, इसलिए किसी कैटेगरी के लिए योग्य होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा हर महीने जारी होने वाले वीज़ा बुलेटिन में अपनी प्रायोरिटी डेट के करंट का होने का इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि केवल I-140 पिटीशन अप्रूव होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड तुरंत मिल जाएगा। फॉर्म I-485 यानी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस दाखिल करने के वीज़ा बुलेटिन में आपकी कैटेगरी और देश के हिसाब से कट ऑफ डेट का मैच होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप पहले से अमेरिका में वैध वीज़ा पर मौजूद हैं और I-485 फाइल करे बिना आप देश छोड़ने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो जब तक आपकी I-485 एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है तब तक आपको अमेरिका में काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन और देश से बाहर यात्रा करने के लिए एडवांस पैरोल का परमिट मिल जाता है। अब हम इसे आसान भाषा में समझें तो अपनी ग्रीन कार्ड यात्रा शुरू करने से पहले आपकी सही EB कैटेगरी का चुनाव करें, प्रायोरिटी डेट का सटीक हिसाब रखें और वीज़ा बुलेटिन के कट ऑफ मूवमेंट पर लगातार नज़र बनाए रखें। सही नियमों की जानकारी ही आपकी इस लंबी प्रक्रिया को अनिश्चितता और फर्जी एजेंटों के झांसे से बचाती है। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखें ताकि आगे चल के आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जानकारी आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।